गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना की सरकार के देश छोड़कर जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के तेजी से करीब आते जा रहे हैं। बांग्लादेश में नई गठित अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ढाका और इस्लामाबाद के बीच की ऐतिहासिक दुश्मनी को भुलाकर पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने में लगे हैं। इसी सप्ताह मंगलवार को बांग्लादेश के एक टॉप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एस.एम. कमरुल हसन ने रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से मुलाकात की, जो दो पुराने दुश्मनों के बीच नए अध्याय की शुरुआत की। मुनीर और हसन की मुलाकात के बारे में बताते हुए पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने दोनों देशों को भाई राष्ट्र बताया है। यहाँ ये ध्यान जरूरी है कि इसी पाकिस्तान की सेना के साथ 20वीं सदी के सबसे खूनी युद्धों में से एक के बाद बांग्लादेश ने 1971 में आज़ादी पाई थी। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंध हमेशा तनाव भरे रहे हैं। शेख हसीना के 16 साल के शासन के दौरान संबंधों में तनाव गहरा हो गया था, लेकिन बीते साल 5 अगस्त को एक हिंसक छात्र प्रदर्शन के बाद, जिसे पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी संगठनों का समर्थन था, हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। यही नहीं, शेख हसीना को देश छोड़कर जान बचाने के लिए भारत भागना पड़ा, जहां वो अभी भी शरण लिए हुए हैं। इस बीच मोहम्मद यूनुस ने अपने टॉप जनरल को पाकिस्तान के दौरे पर भेजा है, जो ढाका की नई प्राथमिकताओं को दिखाता है। बीते महीने ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिस्र की राजधानी कायरा में एक सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनुस से मिले थे। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के अगले महीने बांग्लादेश आने की उम्मीद है। इन नए घटनाक्रमों के चलते विश्लेषकों का यह कहना पड़ा है कि दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक स्थिति बदल सकती है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? बांग्लादेश में पाकिस्तान के राजदूत अशरफ कुरैशी ने अल जजीरा से बात करते हुए नई दिल्ली और ढाका के बीच तनाव के पीछे भारत के हसीना को लंबे समय तक समर्थन को वजह बताई। कुरैशी ने कहा, भारत के साथ संबंधों की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश में विकल्पों में विचार करेगा और पाकिस्तान भी इस समीकरण में आता है। इससे पहले की तुलना में बेहतर संबंध हो जाएंगे, लेकिन किंग्स कॉलेज लंदन के सीनियर लेक्चरर वॉल्टर लैडविंग इससे सहमत नहीं है। उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हाल में हुए राजनीतिक और सैन्य आदान प्रदान के बड़ा चढ़ाकर न देखने को कहा। लैडविंग ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक उल्लेखनीय घटना है, लेकिन इसे सावधानी से देखने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच अभी भी ऐतिहासिक तनाव और अलग अलग हित में है। कोई ऐसे भी कहते हैं कि क्षेत्र की भौगोलिक वास्तविकताओं का मतलब है कि बांग्लादेश भारत विरोधी रुख का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा, वे उनके साथ एक लंबी सीमा साझा करते हैं। उनका जल स्रोत भारत से आता है। अधिक से अधिक वे शेख हसीना के समय की तुलना में थोड़ा स्वतंत्र नीतिगत रुख अपना सकते हैं, लेकिन वे भारत विरोधी रुख नहीं अपनाएंगे। आइए हम बात करें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। यह मामला 190 मिलियन पाउंड की धोखाधड़ी से जुड़ा है। कोर्ट ने पीटीआई संस्थापक इमरान खान को 14 साल की जेल और बुशरा बीबी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। रावलपिंडी के अडियाला जेल में बनी अस्थायी अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच जज नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया। इमरान खान पिछले 18 महीने से अडियाला जेल में बंद हैं। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को भी अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने इमरान पर 10 लाख रुपए और बुशरा पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की जेल ज़्यादा काटनी होगी। पाक अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला बहिया टाउन से जुड़ी जमीन और पैसे के लेन देन से जुड़ा है, जिसमें इमरान खान पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये इमरान खान के पीएम कार्यकाल के दौरान हुआ था। इमरान खान और बुशरा बीबी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बहिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कैनाल जमीन हासिल की। अदालत ने इस आरोपों को ठीक पाते हुए इमरान और बुशरा को दोषी ठहराया है। नैब ने दर्ज किया था केस। इमरान और बुशरा के खिलाफ यह मामला दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था, जब नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान और उनकी पत्नी के खिलाफ अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। दोनों पर ब्लैक मनी का बहिया टाउन कराची की जमीन के भुगतान के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। इमरान और बुशरा बीबी ने कथित तौर बहिरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल की जमीन हासिल की, ताकि 50 अरब रुपए को वैध बनाया जा सके। अडियाला जेल के बाहर सुनवाई से पहले पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान ने कहा कि पिछले 2 सालों में इमरान खान के साथ अन्याय की हदें पार की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर निष्पक्ष फैसला होता तो इमरान और बुशरा बीबी भी बरी हो जाते, क्योंकि पूरा मामला राजनीतिक है। ये मामला पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। इमरान खान की गिरफ्तारी और सजा से देश में राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। ये सब ऐसे समय हुआ है जब एक दिन पहले ही इमरान खान की पार्टी सरकार और सेना के बीच बातचीत भी शुरू हुई है। ये हम बात करें दक्षिण चीन सागर की। दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना ने भारतीय युद्धपोत का पीछा किया है। भारतीय तटरक्षक बल का यह पोत जापान से सद्भावना यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहा था, जब भारतीय पोत दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल के पश्चिम से गुजरा
तो वहाँ मौजूद चीनी तटरक्षक बल के पोत 3304 ने पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान चीनी तटरक्षक के 2 अतिरिक्त चीनी तटरक्षक जहाज CCG-3103 और CCG-3502 भी मौजूद थे। यह घटना तब हुई जब चीनी तटरक्षक बल का एक मॉन्स्टर शिप फिलीपींस के जल क्षेत्र में जबरन घुसपैठ कर डेरा डाला हुआ है। इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के पास शक्तिशाली तटरक्षक बल। दक्षिण चीन सागर में चीन के हितों की रक्षा में तैनात चीनी तटरक्षक बल ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। चीनी तटरक्षक बल में वर्तमान में 1275 से अधिक युद्धपोत हैं। इनमें से कई पोत नौसेना के युद्धपोतों जितने शक्तिशाली हैं। चीनी तटरक्षक के पास 500 टन से अधिक वजन के 225 जहाज समुद्र में दूर से संचालन करने में सक्षम है। वहीं चीन के पास दुनिया के 2 सबसे बड़े तटरक्षक जहाज हैं, जिनमें से प्रत्येक का विस्थापन 10,000 टन है। जबकि तटरक्षक बल का मुख्य काम समुद्र तटों और आर्थिक अन्य क्षेत्रों जैसे सीमावर्ती जल की सुरक्षा करना है। मॉन्स्टर शिप क्यों बना रहा है चीन? चीन तटरक्षक का जहाज ताऊ क्लास गश्ती जहाज दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र कोस्ट गार्ड शिप है, जो अमेरिकी नौसेना के अल्बर्ग क्लास विध्वंसक पोत से भी बड़ा है। चीनी जहाज का उपयोग अपने दुश्मनों के जल क्षेत्र में जबरन घुसपैठ कर दबाव बनाने के लिए करता है। इसे दुश्मन युद्ध के बारे में नहीं सोचता, खुद को बचाने की जुगत में लग जाता है। चीन का दक्षिण चीन सागर के किनारे स्थित लगभग हर देश से सीमा विवाद है। ऐसे में तटरक्षक बल की ताकत बढ़ाकर दुश्मनों पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। भारतीय पोत के पीछे पड़े चीनी जहाज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गार्डियन नॉट सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी इनोवेशन की समुद्री पारदर्शिता पर्ल सीराइट के निदेशक रे पावल ने एक्स पर पोस्ट किया। जापान की सद्भावना यात्रा से लौट रहा भारत तटरक्षक जहाज ICGS सोनक स्कारबारो शोल के पश्चिम से गुजरते समय चीन तटरक्षक 3304 द्वारा पीछा किया जा रहा है, जबकि मॉन्स्टर जहाज CCG-5901 सोल के पूर्व में फिलीपीन तटरक्षक BRP गैब्रिएला शिलोंग से उलझा हुआ है। चीन का यह विशालकाय युद्धपोत समय समय पर अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर खुद को रडार से गायब कर लेता है। इससे उसकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अपने विशाल आकार के लिए कुख्यात CCG-5901 ने लुजोन से लगभग 90 समुद्री मील पश्चिम में फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर फिलीपीन जहाज का पीछा करना जारी रखा। पावेल ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के P-8A पोसाइडन और MQ-4C टाइटन इन घटनाक्रमों पर नजर रखे हैं। आइए हम बात करें यमन में जो रेस में हवाई पट्टी बनाई जा रही है उसके बारे में। यमन के एक सुदूर द्वीप पर बनाई जा रही रेस में हवाई पट्टी का निर्माण पूरा होने वाला है। इसका खुलासा हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। ये यमन में बनाई जा रही कई हवाई पट्टियों में से एक है जो गतिरोध में फंसे हुए हैं। यह हवाई पट्टी जिस निर्जन द्वीप पर बनाई जा रही है उसका नाम अब्द अल कुरी है। अब्द अल कुरी द्वीप अदन की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यह हवाई पट्टी उस वैश्विक जलमार्ग पर गश्त करने वाले सैन्य जहाज़ों और ड्रोन के लिए एक मकबूल लैंडिंग क्षेत्र साबित हो सकता है। यह हवाई पट्टी यह खाड़ी और लाल सागर के माध्यम से वाणिज्यिक शिपिंग के लिए उपयोगी हो सकता है, जो यमन के ईरान समर्थी हुती विद्रोहियों के हमले के कारण आधा हो गया है। इस क्षेत्र में ईरान से विद्रोहियों तक हथियारों की तस्करी भी देखी गई है। ये जलमार्ग सुएज नहर के रास्ते भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जिससे यूरोप और एशिया में समुद्री माल परिवहन में आसानी होती है। संयुक्त अरब अमीरात बना रहे रनवे। यह रनवे संभवतः संयुक्त अरब अमीरात द्वारा बनाया गया है, जिस पर लंबे समय से क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करने में संदेह है। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के नेतृत्व वाले युद्ध का समर्थन किया है। हुतियों ने गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध के कारण लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों पर जबरदस्त हमले किए हैं। हाल में ही इजराइल हमास में युद्ध विराम हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों को चिंता है कि यह युद्ध विराम लाल सागर में विद्रोहियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सैटेलाइट इमेज में क्या नजर आया है? सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि हवाई पट्टी लगभग पूरी हो चुकी है। AP के लिए पेलनेट लैब्स PBC द्वारा 7 जनवरी को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रक और अन्य भारी उपकरण अब्द अल कुरी में बने उत्तर दक्षिण रनवे पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर 21 मील और सबसे चौड़े बिंदु पर लगभग 5 किलोमीटर 3 मील है। रनवे को पक्का कर दिया गया है, जिसमें हवाई पट्टी के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः 18 इंच और 36 इंच के चिन्ह अंकित हैं। 7 जनवरी तक 2.4 किलोमीटर 1.5 मील लंबे रनवे से अभी भी एक हिस्सा गायब था, जो 45 मीटर 150 फीट चौड़ा है। ट्रकों को गायब 290 मीटर 950 फुट हिस्से पर डामर बिछाते और ग्रेडिंग करते देखा जा सकता है। बात करें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अब डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ कह दिया है
कि केवल ग्रीनलैंड ही अपने भविष्य का फैसला लेने का हक रखता है। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कार्ले की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने बुधवार को फोन में बातचीत की। इस दौरान फ्रेडरिक्सन ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। इसमें यह भी बताया गया कि इस बातचीत से साफ हो गया कि ग्रीनलैंड में अमेरिका की बड़ी रुचि है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि दोनों नेताओं ने आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। 45 मिनट की बातचीत के दौरान डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने आर्कटिक में सुरक्षा को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही ट्रंप को अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत व्यापार संबंधों को याद दिलाई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध, रूस युद्ध पर भी बात की। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने पहली बार साल 2019 में सुझाव दिया था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को खरीदना चाहिए। शीत युद्ध के समय से ही ग्रीनलैंड का अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व रहा है। साल 1946 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने $10 करोड़ के सोने में डेनमार्क के नियंत्रण वाले द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी। हालांकि उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। एक संप्रभु देश द्वारा दूसरे देश के क्षेत्र खरीदने की बात थोड़ी असामान्य लगती है, लेकिन अतीत में इसके कई उदाहरण भी हैं। अमेरिका ने अतीत में लुइजियाना, अलास्का, यूएस वर्जिन आइलैंड सहित कई क्षेत्रों को खरीदा है। ग्रीनलैंड पर 1700 से ही डेनमार्क का नियंत्रण है और यह डेनमार्क से मिलने वाली सब्सिडी पर निर्भर है। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 है। बीते दिनों ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं भी जाने की आज़ादी के लिए अमेरिका का ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। दरअसल उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड स्थित है। अमेरिका काफ़ी लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। ट्रंप का मानना है कि रूसी और चीनी जहाज़ों की निगरानी के लिए भी ग्रीनलैंड अहम है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.